हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। क्रिस्टल्स में डिफेक्ट क्यों होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। If as a result of imperfection, the ratio of number of cation to anion becomes different from that indicated by the ideal chemical formula, the defects are known as non-stoichiometric defects. स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि केटाइन और एनाइन का रेशो बिल्कुल वही होता है जो कि उनके केमिकल फार्मूला में होता है। लेकिन जो नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर केटाइन और एनाइन का जो रेशो है, जो अनुपात है, वो बदल जाता है और इसलिए हम इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। These defects arise either due to excess of metal atoms or non-metal atom or presence of impurities or the foreign particles. अब स्टैक्योमेट्री किस तरीके से बदल सकती है? या तो मेटल ज़्यादा होंगे या तो मेटल कम होंगे। दो ही तरीके हो सकते हैं हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास ये दो ही तरीके के डिफेक्ट होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स जिनमें कलर सेंटर्स होते हैं और दूसरा होता है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि जो हमारे पास क्रिस्टल लेटिस है उसमें या तो धातु ज़्यादा हो जाए या फिर उसमें धातु कम हो जाए। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, a negative ion may be missing from its lattice site, leaving a hole which is occupied by an electron, thereby maintain the electrical neutrality. अब क्या हो सकता है? क्रिस्टल लेटिस में जैसा कि अपन जानते हैं केटाइन और एनाइन होते हैं और क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, तो जितने केटाइन है उतने ही हमारे पास एनाइन होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जो एक ऋण आयन है, जो एक नेगेटिव आयन है, वो लेटिस साइड से बाहर चला जाएगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए वहाँ पर क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज तो पूरे बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन मेटल उसमें से ऋणायन उसमें से बाहर चला गया तो मेटल या धातु वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि धातु उसमें से बाहर निकल गया तो धातु ज़्यादा हो गई। द इंटरस्टिशियल साइट्स कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन दस ट्रैप्ड इन द एनाइन वैकेंसीज आर कॉल्ड द एफ सेंटर्स। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होगा उसको हम एफ सेंटर्स बोलेंगे। दिस नेम केम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड विच मीनिंग कलर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल्स। और ये जो एफ सेंटर्स होते हैं, इन एफ सेंटर्स की वजह से क्रिस्टल में क्या आ जाता है? कलर आ जाता है, क्रिस्टल रंगीन हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन NaCl इज हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स, द एक्सेस ऑफ सोडियम आयन डिपॉजिटेड द surface of NaCl crystal. Chloride ions then diffuse to the surface where combined with Na positive ions, which becomes due to losing electrons. These electrons loses by sodium atom are diffused back into the crystal and occupy the vacant sites created by chloride ions and imparts the yellow color to the NaCl crystal. अब NaCl crystal हमने देखे हैं कैसे होते हैं? वाइट कलर के होते हैं, लेकिन इनको येलो कलर का बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? NaCl को हीट करते हैं तो उसमें से क्या हो जाएगा? जो क्लोराइड आयन है वो बाहर चला जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉन वहाँ पर वापस उसमें डिफ्यूज़ हो जाएगा, डिफ्यूज़ बैक हो जाएगा और उस जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की वजह से NaCl क्रिस्टल का कलर कैसा हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। देखिए, जैसे ये अपने क्रिस्टल लेटिस देखा है कैटाइंस और एनाइंस का, यहाँ पर बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या बोलते हैं? कलर सेंटर या फिर एफ सेंटर्स। दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी, मतलब धातु की कमी हो जाए। इन सर्टन केसेस वन ऑफ द पॉजिटिव आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटिस साइट and the extra negative charge is balanced by some nearby metal ion acquiring two charges instead of one. अब धातु की कमी कैसे हो सकती है कि धातु आयन या कैटायन आयन जो पॉजिटिव आयन है वो क्रिस्टल लेटिस में से बाहर चला जाए। अब एक पॉजिटिव आयन क्रिस्टल लेटिस में से अगर चला गया तो जो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन नहीं रहेगी। उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि जो दूसरा मेटल आयन वहाँ प्रेजेंट है वो अपना चार्ज बढ़ा दे। जैसे अगर हमने +1 लगा रखा है तो दूसरा चार्ज क्या हो जाए? +2, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टोटल होकर के बैलेंस हो जाएगी। दिस इज एविडेंटली ए डेफिशिएंसी ऑफ द मेटल लाइन्स ऑल्दो द क्रिस्टल एज अ होल इज न्यूट्रल। तो क्या होगा? पूरा क्रिस्टल तो न्यूट्रल हो गया क्योंकि चार्ज हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन धातु की उसमें कमी हो गई, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।
This type of defect is generally found amongst the compounds of transition metals which can exhibit variable valencies. अब ये कहाँ हो सकता है? हमने क्या कहा, एक मेटल अपना चार्ज बढ़ा लें. अब चार्ज बढ़ाने का काम कौन कर सकते हैं? ट्रांजिशन मेटल आयंस, क्योंकि हम जानते हैं ट्रांजिशन मेटल आयंस में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है. इसलिए कौन से क्रिस्टल्स ये प्रॉपर्टी शो करेंगे? जिनमें ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जैसे FeO, FeS, NiO. दीज टाइप ऑफ क्रिस्टल शोज दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स. अब देखिए, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, लेकिन यहाँ पर ये एक मेटल आयन निकल गया और उसकी जगह इस वाले मेटल आयन ने अपनी जो चार्ज था वो कितना कर दिया? +1 की जगह +2. अब आते हैं हम लाइन डिफेक्ट्स के बारे में. व्हेन द डिविएशन फ्रॉम द परफेक्ट अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन द एंटायर रॉ ऑफ लेटिस पॉइंट्स, देन द डिफेक्ट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट. These defects are commonly known as dislocation. लाइन डिफेक्ट्स जो एक पर्टिकुलर लाइन में होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? डिसलोकेशंस भी बोलते हैं. दो तरीके की डिसलोकेशंस पाई जाती है, एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन. देखिए यहाँ पर जब हम स्ट्रेस डालते हैं तो स्ट्रेस डालने से एक डिसलोकेशन यहाँ पर आपको नज़र आएगी. इस वाले पॉइंट्स पे हम स्ट्रेस डालते हैं, यहाँ से डिसलोकेशन स्टार्ट होगा. इसी तरीके से यहाँ पे जो बर्गर वेक्टर होता है, इस वेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा, डिफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पर अगर आपने स्ट्रेस डाला तो ये पॉइंट ऑफ स्ट्रेस है और एज डिसलोकेशन यहाँ पर स्टार्ट होगा. यहाँ पर स्क्रू डिसलोकेशन दिखाया बर्गर वेक्टर के अकॉर्डिंगली, ये डिसलोकेशन हमको यहाँ पे नज़र आएगा. इन डिसलोकेशंस की वजह से क्या होता है कि जो भी क्रिस्टल होते हैं उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे, मटेरियल की स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ता है. और ये जो डिसलोकेशंस हैं ये हमारे मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत काम आते हैं. यहाँ पे हमने बताया है डिसलोकेशन किस तरीके से होगी. एज डिसलोकेशन है और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डिसलोकेशन, मोशन इस तरीके से मूवमेंट होगा और यहाँ पे हमको ये दो तरीके के डिसलोकेशंस नज़र आएंगे. फिर होता है सरफेस और प्लेनर डिफेक्ट्स. सरफेस imperfection arise from change in the stacking of atomic planes or across a boundary. The change may be one of the orientation or the stacking sequence of the atomic planes. In geometric concept, surface imperfection are two-dimensional. They are of two type, external and internal surface imperfection. अब जो सरफेस और प्लेन डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 2 डायमेंशन है. अभी तक हम ने जितने भी डिफेक्ट्स पढ़े हैं, लाइन डिफेक्ट्स हो चाहे पॉइंट डिफेक्ट्स हो, सब 1 डायमेंशनल है. जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं वो हमारे 0 डायमेंशनल होते हैं और बाकी के जो डिफेक्ट होते हैं वो हमारे 1 डायमेंशनल होते हैं और ये हमारे 2 डायमेंशनल डिफेक्ट्स हैं. ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और ये इंटरनल डिफेक्ट्स भी होते हैं. Internal surface imperfection are the imperfection which occurred inside the crystal. It is caused by the defects such as grain boundaries, tilt boundaries, twin boundaries and stocking faults. The exterior dimension of the material represents surface at which the lattice abruptly ends. Each atom of the surface no longer has the proper coordination number and the atomic bonding is disrupted. The exterior surface may be also very rough, may contain tiny notches and may be much more reactive than the bulk of the material. अभी जो एक्सटर्नल सरफेस डिफेक्ट होते हैं ये सारे वो चीज़ें हैं जो हमें इंजीनियरिंग फील्ड में काम आते हैं. मटेरियल साइंस में हम इन चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. यहाँ आपको सिर्फ थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज ही लेनी है कि ये जो होते हैं इनकी वजह से हमारा जो सब्सटेंस है वो रिएक्टिव हो जाता है. गेन बाउंड्रीज डिफेक्ट है, दे आर द imperfection which separate crystals or grains of different orientation in a polycrystalline solid during crystallization. It is the two-dimensional imperfection. During crystallization, a new crystal formed in different parts and they are randomly oriented with respect to each other. ये ग्रेन बाउंड्रीज डिफ्रैक्टेड 2 डायमेंशनल है. जब हम क्रिस्टल बना रहे होते हैं, जब हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं, उसी दौरान हर क्रिस्टल अलग अलग तरीके से अपने आप को ओरिएंट कर लेता है जिससे कि ये डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं. If the atomic arrangement one side of boundary is the mirror reflection of the arrangement of the other side, it is called the twin boundary defect.
देखिए इसमें ये जो दो बाउंड्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, इन दोनों बाउंड्रीज पे डिफेक्ट अराइज होता है। अब क्रिस्टल डिफेक्ट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, इनका प्रभाव क्या है, क्या क्रिस्टल डिफेक्ट्स हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। किसी भी चीज़ में त्रुटि भी होना, किसी भी चीज़ में डिफेक्ट होना हमेशा ख़राब बात नहीं होती, ये अपने लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट विच अफेक्ट द कलर कैन मेक दीज क्रिस्टल्स वैल्यूबल एज जेम्स इन रूबी। जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं, इन क्रिस्टल डिफेक्ट्स की वजह से क्रिस्टल में कलर उत्पन्न होता है। अपन ने अभी अभी पढ़ा था, जिनको अपन क्या बोलते हैं, एफ सेंटर्स बोलते हैं। और इन एफ सेंटर्स की वजह से ही हमें जो एक प्रीशियस स्टोन मिलता है रूबी, वो हमें प्राप्त होता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी केमिकल कंपोजिशन आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। इसमें हम Al2O3 होता है इसकी जगह हम क्रोमियम को रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, रूबी या माणिक प्राप्त होता है। सिलिकॉन क्रिस्टल्स आर डॉप्ड विथ नाइट्रोजन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, और बोरोन ग्रुप ऑफ एलिमेंट, बोरोन, एल्यूमिन एट्सेट्रा टू फॉर्म द सेमीकंडक्टर्स। ये अपन ने स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम फॉरेन एलिमेंट्स ऐड करते हैं क्रिस्टल्स के अंदर तो उसे हम सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी लीड्स टू द लोअरिंग ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट्स। इम्प्योरिटीज़ जब हम किसी चीज़ में डालते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और इस तरीके से हम एल्यूमिनियम बल्क में उत्पन्न कर सकते हैं। Screw type dislocation drives the growth of zinc oxide nanotubes which are used in microelectronics, solar powers and batteries में। स्क्रू टाइप जो डिसलोकेशन होता है, उस डिसलोकेशन से हम जिंक ऑक्साइड को ग्रो करते हैं, और जिंक ऑक्साइड को हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। इसी तरीके से डिसलोकेशन इन द क्रिस्टल्स आर फंडामेंटल टू द ग्रोथ एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन मटीरियल्स। तो क्रिस्टल्स में जो डिफेक्ट्स होते हैं उनके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, और जो क्रिस्टल में डिफेक्ट्स होते हैं उन डिफेक्ट्स की वजह से क्या हो जाता है, उसकी फ्री एनर्जी कम हो जाती है। और थर्मोडाइनमिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि फ्री एनर्जी अगर किसी सिस्टम की कम होती है तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, सिस्टम में स्थिरता आती है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, नो क्रिस्टल इज़ परफेक्ट। आपने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा हुआ है कि परफेक्ट क्रिस्टल हमें कहाँ मिलता है, सिर्फ एब्सोल्यूट ज़ीरो पर। मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स हैव डिफेक्ट्स। उसके ऊपर के टेम्परेचर पे ज़्यादातर क्रिस्टल्स के अंदर त्रुटियाँ पाई जाती है, डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो डिफेक्ट्स होते हैं उसके वजह से हमें बहुत वैल्यूबल चीज़ें प्राप्त होती है। डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल आर यूजफुल मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसलिए डिफेक्ट हमेशा बुरे नहीं होते हैं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, हमारी लाइफ में भी हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। हमें इम्परफेक्शन का भी बहुत ज़्यादा ऑनर करना चाहिए। Thank you so much.